हेलो बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? फटाफट सेटल हो जाइए बच्चों, बैठ जाइए। बच्चों, आप सभी क्या सुन पा रहे हो मुझे? हम्म। चलिए, बैठ जाइए बच्चों, फटाफट आगे का डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो बच्चों, हम लोग इस चीज पे डिस्कशन कर रहे थे कि आधा वाला हिस्सा तो हम लोगों ने कर लिया था कि ग्राफ गिवन है तो कैसे सिचुएशन को एनालाइज करना है, क्या क्या पूछा है वो सब कैलकुलेट करना। दूसरा हिस्सा कर रहे थे कि सिचुएशन गिवन है तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। उस दूसरी सिचुएशन में भी बच्चों, एक्सेलरेशन जब जीरो है तो उसके सारे ग्राफ, सारे वेरिएशन देख लिए थे। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नॉन जीरो है, उसके लिए बच्चों हम लोग कर रहे थे, तो कुछ ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट कर लिए थे और कुछ पे डिस्कशन चल रहा था। कुछ ग्राफ प्लॉट कर लिए थे और कुछ पे डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, तो फटाफट से बच्चों मैं आप लोग को सारे ग्राफ फिर से एक बार देखिए। तो बच्चों, अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव नॉन जीरो है तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा बच्चों। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नॉन जीरो, ठीक है। उसके लिए बच्चों v वर्सेस t ग्राफ ऐसा आ सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या बच्चों हो सकता है v वर्सेस t ग्राफ कुछ इस तरह से आए, v वर्सेस t ग्राफ कुछ इस तरह से आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहां पे इनिशियल स्पीड नॉन जीरो है और यहां पे इनिशियल स्पीड जीरो है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बताया बच्चों। पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने बताया कि अगर u जीरो है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा बच्चों, यानी x बराबर हाफ AT स्क्वायर। अगर बच्चों u नॉन जीरो है तब भी ग्राफ ऐसा ही दिखेगा, थोड़ा सा इससे स्टीप हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था, तो ये थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा। ये वाला जैसे हाफ AT स्क्वायर कुछ इस तरह से दिखेगा, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, हाँ बोलिए। कौन सा वाला? हाँ, तो ऊपर ही तो किया है बेटा, देखिए। हाँ, तो ऊपर ही तो किया है, देखिए यूटी प्लस हाफ एट। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं होगा। देखो टी बराबर, हम्म, हम्म, राइट। हाँ बोलो, बोलते रहो। हम्म। देखिए बच्चों, प्लीज मेरी बात सुनिए। आप लोग के दिमाग में ना वो दूसरा ग्राफ है बेटा, मेरी बात सुनिए, बहुत लॉजिकल चीज है। गणित के हिसाब से चलिए, टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो पे आप इसमें टी बराबर जीरो पुट करिए। आप कहां से, आप कैसे यहां से ग्राफ ले जाएंगे बताइए मुझे। तो वो u पोजीशन को किस तरह से अफेक्ट करेगा? इनिशियल स्पीड नॉन जीरो है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं पोजीशन भी नॉन जीरो होगा? हाँ बोलिए।
हम्म। हाँ बच्चों देखिए, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए और दोनों ग्राफ को ऐसे ही प्लॉट करिए। आप अगर इस वाले ग्राफ को ऐसे प्लॉट करेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि t बराबर 0 पे पार्टिकल की पोजीशन 0 है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे मान लो मैं t बराबर 4 सेकंड पे बात करूं, 4 सेकंड पे, तो t बराबर 4 सेकंड पे जो इसकी पोजीशन होगी, t बराबर 4 पे जो इसकी पोजीशन होगी वो ये होगा। तो t बराबर 4 पे चूंकि इसके पास इनिशियल स्पीड है तो ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। ठीक है, बस इसके अलावा बच्चों और कोई अंतर नहीं होगा। तो आप प्लीज ऐसा ही ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, है ना, इसके अलावा और कुछ मत करिए। क्या भैया राजा बेटा, तुम क्या मतलब बातें करते हो? हाँ सुनो, सुन लिए, तुम्हारी बात पूरी खत्म हो गई, मेरी बात सुनो, इस पे ज्यादा इतना समय देने की जरूरत नहीं, मेरी बात सुनो। ये t बराबर 0 जब गाड़ी शुरू हुई तभी नहीं होता है। t बराबर 0 आप कभी भी ले सकते हो। गाड़ी चल रही है, मैं ऑब्जर्व करना शुरू करता हूं, कोई गाड़ी रेस्ट पे है, आप वहां से बोलो कि नहीं जब गाड़ी रेस्ट पे है तब मैं t बराबर 0 लूंगा। कोई दूसरा व्यक्ति है, मैं कह रहा हूं मैं यहाँ t बराबर 0 नहीं लूंगा। जब गाड़ी चल रही है, उसके पास कुछ स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड और कुछ एक्सलेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं इसको भी t बराबर 0 ले सकता हूं। t बराबर 0 इस चीज पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो कब से कैलकुलेशन करना शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, मैं कह दूं मेरा t बराबर 0 यहीं पे है और मेरा पोजीशन x बराबर 0 यहीं पे है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप t बराबर 0 यहां क्यों ले रहे हो, उसके पास तो स्पीड है। नहीं, t बराबर 0 ऑब्जर्वर पे निर्भर करता है कि वो कहां से कैलकुलेशन लेना या टाइम लेना कहां से शुरू कर रहा है। मेरी बात समझ में आई बेटा? तो ये नहीं कहना चाहिए कि गाड़ी जब शुरू हो रही है तभी हम उसको t बराबर 0 लेंगे। क्लियर है? वो उनकी कंडीशन अलग होगी बच्चों, प्लीज आप मानिए। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, डीपीपी का क्वेश्चन पढ़ो जरा, देख लेते हैं डीपीपी क्या सवाल है, पढ़ दीजिए एक बार। हाँ हाँ। हम्म। तो पहले से वेलोसिटी टाइम और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ गिवन है और वेलोसिटी टाइम पोजीशन टाइम पूछा है ना? ये ऐसा है 80, ओके, और वीटी कैसा है? ऐसा, अच्छा, ओके। और एक्सटी के क्या क्या ग्राफ दिए हुए हैं? ठीक है, ऐसा, हाँ, ओके। पहले स्ट्रेट लाइन है, मतलब ऐसा, ऐसा, ठीक। तो देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ इसके अकॉर्डिंग ये तो गलत ही हो गया कि भाई पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, इसलिए ये वाला ग्राफ गलत हो गया। ठीक है ना? अब देखिए, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, पोजीशन टाइम, ठीक है, और यहां पे पोजीशन टाइम, ये दोनों पैराबोला है। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, और ये पोजीशन टाइम है, ये भी गलत हो गया क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस सवाल में अगर मैं तुम्हें बोल दूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि t बराबर 0 पे ना जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से कुछ दूरी से शुरू कर रहा है। ठीक है, मैं तुमको ये बोल दूं कि t बराबर 0 पे जब मैं समय देखना शुरू कर रहा हूं t बराबर 0 पे, तो पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है, पार्टिकल कुछ 5 मीटर 10 मीटर कुछ दूर है ओरिजिन से, और यहां से उसके पास एक कुछ इनिशियल स्पीड है ना, जो कि नॉन जीरो है, कुछ इसके पास इनिशियल स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है,
तो फिर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका ये ग्राफ सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड ना, आपका ये ग्राफ सही हो जाएगा क्योंकि t बराबर 0 पे पार्टिकल को बोला गया है कि वो 5 मीटर पे है, तो t बराबर 0 पे पार्टिकल को 5 मीटर की दूरी पे रहना चाहिए +5। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि नहीं, मैं t बराबर 0 पे पार्टिकल को 5 मीटर की दूरी पे नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा कि t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 0 पे ही है ना, तो t बराबर 0 पे x बराबर 0 पे ये वाला ग्राफ सही होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों ग्राफ के नेचर में कुछ भी अंतर नहीं है। नेचर का क्या मतलब हो गया, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी ओपनिंग अपवर्ड्स है, ये भी ओपनिंग अपवर्ड्स है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं। बस एक चीज का अंतर है कि अगर ये t बराबर, अच्छा इसमें इनिशियल स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप बोलो कि ये सर ऊपर चला गया है क्योंकि इसके पास इनिशियल स्पीड है, ऐसा नहीं है बेटा। t बराबर 0 से t बराबर 0 पे अगर पार्टिकल की पोजीशन 0 है, ठीक है, तो यही ग्राफ सही होगा। t बराबर 0 पे पार्टिकल के पास कुछ पोजीशन है ना, कि पार्टिकल ओरिजिन से नहीं शुरू हो रहा है, तो फिर ये वाला ग्राफ सही होगा। इन दोनों ग्राफ में बस इतना अंतर है कि ये वाला t बराबर 0 पे x बराबर 0 से शुरू कर रहा है, ये t बराबर 0 पे कुछ पार्टिकल कुछ दूरी ट्रेवल करके शुरू कर रहा है, बस। ठीक है, अब मैं जो सवाल करा रहा हूं, ये जो मैंने आपको समझाया है, इसमें मैंने ये माना है कि पार्टिकल t बराबर 0 पे ओरिजिन पे है। ठीक है, अगर बेटा मैं इसको मान लीजिए, मैं इसको यहां से ना शुरू करके यहां से शुरू कर दूं, तो हम इस बात को कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि t बराबर 0 पे पार्टिकल, यहां पे देखिए t बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 आना चाहिए। हम इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि पार्टिकल थोड़ा पहले से शुरू कर रहे हैं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, राइट, एब्सोल्युटली। अब इस क्वेश्चन में और पोजीशन के बारे में कुछ पहले से नहीं बताया है, तो फिर यार एम्बिगिटी है यार, बताना चाहिए कि पार्टिकल t बराबर 0 पे कहां से शुरू कर रहा है, ओरिजिन से शुरू कर रहा है तो ये है, अगर पहले से शुरू कर रहा है तो ये है। ठीक है, यही सॉर्टेड आंसर है। अब आप लोग कुछ याद करके जाएंगे और वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी। अगर मेरे हिसाब से दोनों होंगे, अगर नहीं बताया है तो। अगर बताया है, स्पेसिफाई करा है, तो फिर अगर टी बराबर नहीं बताया है तो फिर मेरे हिसाब से दोनों सही हो सकते हैं भाई। ठीक है भैया, दोनों ही सही है यार। अरे आप थोड़ा सा, आप लोग को मैथ का आपको ऐसा, ज्यादा सही कौन सा होगा? देखिए आप लोग को इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि आप लोग को लग रहा है कि यार ना, एक ओरिजिन से शुरू हो रहा है, एक ऊपर से शुरू हो रहा है, दोनों ग्राफ में बहुत अंतर है। दोनों ग्राफ में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, दोनों टाइम है। अब कौन सा सही होगा यार, ये सवाल तो मतलब t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां से शुरू कर रहा है ना, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पार्टिकल पोजीशन 0 है, तो ये वाला सही होगा, पोजीशन नॉन जीरो है तो ये वाला सही होगा। अब कौन सा ज्यादा सही होगा, क्या बताएं तुमको यार, कौन सा ज्यादा सही होगा? ठीक है, मैं बोल तो रहा हूं, तुम लोग को समझ में आया ना बच्चों, दोनों में अंतर क्या है? बोलो। हाँ, मैं देखो जो एज अ टीचर मैं जो तुमको समझा सकता हूँ वो मैंने तुमको बता दिया है। अब कौन सा ज्यादा सही होगा लिमिटेड इंफॉर्मेशन में यार, ये तो भैया कहना मुश्किल है। मैं इसको सही कह दूं तो फिर सर t बराबर 0 पे तो पार्टिकल, इसको सही बोल दूंगा तो फिर बोलोगे t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ है ना, तो दोनों बातें हैं। खैर, अब इसको ज्यादा चर्चा को हम लोग, हाँ बी वाले जो भी आप सही बोल रहे हैं ना बेटा, उसको कुछ ना कुछ आप सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट दीजिए। वही यार, लेकिन अब मान लो t बराबर 0 पे पार्टिकल कोई बोल रहा है कि मैं t बराबर 0 उस इंस्टेंट को ले रहा हूं जहां पे पार्टिकल x बराबर 0 है, उस समय इनिशियल स्पीड है, उस समय एक्सेलरेशन है। क्योंकि t बराबर 0 और पोजीशन 0 लेना, ये ये दोनों चीजें नहीं डिसाइड कर सकती हैं। ठीक है, जैसे मुझे कोई कैलकुलेशन करना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ करना चाहता हूं मैं, तो मैं t बराबर 0 x बराबर 0 कहीं पे भी ले सकता हूं। जब पार्टिकल की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है उस समय मान सकता हूं, जब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मैं उस समय मान सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि यार
जब t बराबर 0 उसी मोमेंट पे लूंगा जब पार्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, या मैं ये नहीं कह सकता कि t बराबर 0 मैं उस मोमेंट पे नहीं ले सकता जब उसके पास कुछ स्पीड या पोजीशन गेन हो गया है। अब जैसे बात रही कि डीपीपी में सर ये सवाल है, तो यार बच्चे ये देखिए मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। अगर t बराबर 0 पे पोजीशन 0 मेंशन है तो आप ऐसा करिए, t बराबर 0 पोजीशन मेंशन नहीं है तो आप ऐसा करिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको डीपीपी में दिए हुए आंसर के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया बच्चों, आप बाकी आप समझदार हो। चलिए बेटा ठीक है, आप लगा लीजिए, मैं क्या बोलूं, मैंने आपको चीजें बता दी है, कॉन्सेप्ट बता दिया है, बाकी आप कर लीजिए। क्लियर हो गया बच्चों जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और क्लियर हो गया तुम सबको? ठीक है, t बराबर 0 पे अगर पार्टिकल को बोला जाए कि यार t बराबर 0 पे वो 0 नहीं है, वो थोड़ा मतलब 5 मीटर या 10 मीटर से शुरू कर रहा है ना, t बराबर 0 पे वो 5 मीटर पे है, तो मेरा ग्राफ फिर यहां से शुरू होगा। और देखिए अगर मैं बोल दूं कि t बराबर 0 पे पार्टिकल ऑरिजिन पे है, तो विदाउट डाउट बच्चों यही वाला ग्राफ होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ये ग्राफ यहां से शुरू होगा तो मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि t बराबर 0 पे ये कहां से पोजीशन आ गई। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? तुम लोग क्लियर हो गया है ना बेटा सब कुछ? एब्सोल्युटली वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इसमें t बराबर 0 रखेंगे तो ऑरिजिन से ही शुरू होगा। अगर सवाल में मेंशन कर दे कि t बराबर 0 पे पार्टिकल 5 मीटर या 10 मीटर पे है, तो फिर आप उसको ऊपर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, तो बच्चों ये हो गए तुम्हारे 3 ग्राफ, एटी, वीटी, एक्सटी। अब बच्चों 2 ग्राफ और हैं जो कि बहुत अच्छा, इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया होगा शायद बच्चों, वीएक्स का भी बता दिया था। बातें नहीं करिए बेटा, वीएक्स का ग्राफ बताया था। अगर u बराबर 0 है तो वीएक्स का ग्राफ कैसा आया था बच्चों? u बराबर 0 के लिए वीएक्स का ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए भूल गए? कुछ ऐसा आया था ना बच्चों? नहीं, ऐसा आएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, है ना? तो u 0 है तो वी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए एस या ट्वाइस ऑफ ए एक्स कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए एक्स। तो बच्चों ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, कुछ ऐसा आएगा। बोलो क्लियर है? उसके बाद अगर u नॉन जीरो है, u नॉन जीरो है, ठीक है, u के कुछ वैल्यू है बेटा, u नॉन जीरो है, और आपसे vx का ग्राफ पूछ दिया गया है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। बोलो क्लियर है बेटा? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में शायद यहां तक का डिस्कशन कर लिया था, है ना? ओके, उसके बाद बच्चों अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये थोड़ा तुम लोग सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश करना, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ax ग्राफ कैसा आएगा? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ax ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा होगा बेटा? नहीं, वेरी गुड, ऐसा होगा बेटा? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो ना समय के साथ चेंज होगा ना पोजीशन के साथ चेंज होगा, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों सबको? एक और देखो बेटा, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, पिछले बारे में ये चीज नहीं वैलिड थी, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड चेंज होगा, पिछले वाले केस में स्पीड चेंज ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था ना, इसलिए इस वाले ग्राफ का कोई मतलब नहीं था। मैंने पहले ड्रॉ कराया था, फिर किसी बच्चे ने डाउट पूछा तो मुझे क्लिक हुआ, वो गलत है। तो बच्चों अगर आपने ड्रॉ किया तो उसको बिल्कुल हटा दीजिएगा। इस वाले के लिए आपको क्या बोलना है, यहां पे ये वैलिड रहेगा। क्या कहते हो बच्चों इसके लिए, ए बी कर? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो? क्या ऐसे लिखना सही रहेगा बेटा? ओरिजिन से होगा या ऐसे होगा? ऐसे ही होगा बेटा,
क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्सेलरेशन समय के साथ, पोजीशन के साथ हमेशा कांस्टेंट है। जो भी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हमेशा यही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों आप सभी को? ठीक, चलिए तो दो कर्व और आप नए ड्रॉ कर लीजिए, ए एक्स और ए बी। हाँ, आपको बताएगा दो ही सिचुएशन आपको मिलेंगी, या तो एक्सेलरेशन जीरो या एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको ये जितने ग्राफ मैंने ड्रॉ करवाए हैं वो सारे ग्राफ अगर आपको पता है तो सिचुएशन के सारे सवाल हो जाएंगे। चलो बच्चों, इस पे मैं एक सवाल ले लेता हूं तो थोड़ा सा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बोलिए बेटा। आ रही बेटा, बिल्कुल क्लियर आ रही है। अरे राजा बेटा यार, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून इसीलिए तो करवाते हैं, तुम लोग माइक वाइक चेक कर लिया करो। 2 मिनट है बच्चों, आराम से करिए, जल्दबाजी में कोई भी ऑप्शन नहीं पिक करिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। ठीक है, गुड। चलिए बच्चों, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठा दो बेटा। कितने बच्चों का आंसर आ गया है, जो भी आया है? हाँ हाँ, क्या रिपीट करना है बेटा? अरे यार, अच्छा ठीक है, चलो सवाल करने के बाद करते हैं रिपीट। चलिए बच्चों, तो आई होप काफी समय मिल गया है। ठीक, चलिए बच्चों मैं डिस्कशन कर देता हूं। जिन लोग का हो गया बहुत बढ़िया बात है, जिन लोग का नहीं हुआ जरा ध्यान से सुनिए। सवाल में पूछा गया है कि ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, देखिए बच्चों क्लियरली मेंशन हो गया ओरिजिन, फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड हो गया बेटा जीरो, एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास। along positive x-axis identify all figures that correctly represent motion qualitatively, a acceleration, b velocity, x displacement, t time। तो बच्चों एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट है तो ए वाला ग्राफ तो हमारा सही होना चाहिए। तो जिन ऑप्शन में भी ए नहीं होगा वो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता आंसर। फिर वेलोसिटी के समय के साथ बच्चों देखिए लीनियरली बढ़ रही है, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो बी ऑप्शन भी होना ही चाहिए। तो ए बी, ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब पोजीशन टाइम के बच्चों दो ऑप्शन गिवन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बच्चों अभी हम लोगों ने ग्राफ देखा था कि हाँ, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए बी डी, ऑप्शन फोर्थ। कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था, हाथ उठाओ। वेरी गुड बच्चों, बदमाशी नहीं करिए प्लीज, है ना, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। अगला सवाल। ठीक है, ठीक। हम्म, ओके, ठीक है। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बेटा, एक बार हाथ ऊपर करो। कितने बच्चों का हो गया है? ठीक है, चलिए। जो बच्चे नहीं कर पाए सॉल्व जरा देखिए 2 मिनट ध्यान से।
इस सवाल में बच्चों बोला गया कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, and accelerates uniformly for 4 seconds and then moves with uniform velocity. Which of the following position time graph represent the car motion of the car? तो बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देखिए थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि यहां पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, कह रहा है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड तक एक्सेलरेट कर रही है और फिर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जा रही है। तो मान लीजिए बच्चों कुछ भी एक्सेलरेशन ले लूं मैं, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूं एक्सेलरेशन, तो 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड और ये कांस्टेंट रहेगी। यानी बच्चों वेलोसिटी पॉजिटिव रहनी चाहिए, स्लोप पॉजिटिव रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये वाले ऑप्शन, ये दो पॉसिबल ऑप्शन है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी निगेटिव हो गई है ना। अब इन दोनों में से चेक करना है, तो बोला है कि पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो बच्चों यही फोर्थ वाला कर्व होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, सही है ना। ये वाला गलत हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। कितने बच्चों का आ गया था फोर्थ ऑप्शन, हाथ उठाओ। वेरी गुड। तो बच्चों आपको जैसे ये सिचुएशन वाले सवाल होते हैं ना, तो इनमें आपको ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली देख के पूरा ग्राफ प्लॉट करना है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन से या जैसा भी आपको समझ में आता है उस हिसाब से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एक और सवाल देखिए बच्चों। हाँ हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन सेकंड वाला, सेकंड वाला क्योंकि बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है ना, पैराबोला होगा। मैं फिर से बता देता हूं आपको, ठीक है। हाँ, ये आप अटेम्प्ट कर लो, मैं समझाता हूँ दूसरा वाला क्यों गलत है। हो गया सर। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बेटा, हाथ उठाओ एक बार। वेरी गुड। जो लोग नहीं किए बच्चों जल्दी से कर लीजिए कंप्लीट, आसान सवाल है, आप सारे कर सकते हो। ठीक बच्चों, पहला स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है गलत है बच्चों? द डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज पैराबोला, है ना। ये तो बच्चों हम लोग अभी करते हुए आ रहे हैं, टी डायरेक्टली एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो पैराबोलिक कर्व आएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये बच्चों गलत है ना। स्क्वायर होना चाहिए टाइम का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। कितने बच्चों का आ गया था, हाथ उठा दो। वेरी गुड। चलिए, तो बच्चों ये ग्राफ के सारे पॉसिबल मैंने डिस्कशन कर दिए। थोड़ा सा एक और लास्ट पॉइंट में आप लोगों को समझाना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग अपने डिस्कशन को खत्म करेंगे ग्राफ वाले। बच्चों कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो पॉसिबल नहीं होते हैं, जैसे ये 3 ग्राफ देख लीजिए। क्या बेटा? लास्ट वाला क्वेश्चन, रुकिए जा रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है, ऐसा पूछ रहे हैं आप? हाँ देखिए, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ रिपीट भी कर दूंगा, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो उसका पैराबोलिक कर्व आएगा ना। ये वाला कर्व अगर बच्चे आप लोग को याद हो, जैसे अभी मैंने बताया था, ये वाला कर्व तब आता है जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स हो, ये वाला, है ना। जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व होता है, तो वो ये वाला कर्व आता है ना। ये मैंने आपको कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में v और x के बीच का कर्व ऐसे दिखाया होगा, ठीक है। ये देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में जैसे v और x का कर्व प्लॉट करोगे तो ऐसा आएगा, है ना। क्योंकि यहां पे बेटा देखो आप, वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2x, या आप यहां से देखो तो आप ऐसा बोल सकते हो इसी चीज को कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स, इसलिए आपका कर्व ऐसा आएगा, ठीक है। जहां जहां पे भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे देखो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स है, इस वजह से ये कर्व ऐसा आ रहा है। सही समझ में आया बच्चे दूसरा आंसर क्यों गलत है? ठीक। हाँ, तो बच्चों यहां तक मैंने लास्ट क्लास में ही बता दिया था, u0 है, u नॉन जीरो, यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में 2 ग्राफ बच्चे मैंने अभी बताए हैं।
एक्सेलरेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पोजीशन। देखिए जो हम लोग ग्राफ प्लॉट्स कर रहे थे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए प्लॉट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि पोजीशन चेंज करते रहिए तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप पोजीशन चेंज करते रहेंगे तब भी एक्सेलरेशन फिक्स वैल्यू रहेगी। वेलोसिटी के साथ भी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, थोड़ी बाद 20 मीटर पर सेकंड, थोड़ी बाद 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो AX और VX, AX और AV के ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए रिपीट किया हूं जो नई समय से ज्वाइन कर पाए थे। अब बच्चों कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन ग्राफ को आपको देखते ही हटाना है। जैसे ये 3 ग्राफ बच्चों, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। वैसे आप में से कुछ बच्चों ने शायद पहले देखा हो कभी कि इस तरह के ग्राफ पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन क्या है? आप में से किसी बच्चे को पता हो कि ये ग्राफ क्यों पॉसिबल नहीं है? वेरी गुड, एक समय पे पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्युटली। एक समय बच्चों कोई भी पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो उसकी एक ही डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक ही मैग्नीट्यूड होगा ना, स्पीड का, वेलोसिटी का। तो यहाँ पे 2 दिखे हैं इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। बच्चों इसमें ये क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ, सेम टाइम के लिए 2 पोजीशन भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए भी गलत होगा। सेम बच्चों यहां पे भी एक टाइम के लिए 2 एक्सेलरेशन भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए भी ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों ये वाला क्यों पॉसिबल नहीं है? वेरी गुड, स्पीड नेगेटिव है और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। अगला वाला क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? हाँ, यहां पे देखिए बोला गया है कि इस ड्यूरेशन के लिए डिस्टेंस नेगेटिव है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा बच्चों देखिए, समय भी नेगेटिव एक्सिस में कोई राइट, एब्सोल्युटली, केवल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है। अच्छा बच्चों एक चीज समझिए कि टाइम एक्सिस, टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं होता, तो कभी आपको इस तरफ नेगेटिव टाइम में दिख जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन एक बार नेगेटिव टाइम के साथ सवाल आ चुका है तो वहां पे उसको सॉल्व करके आंसर बताना था। जैसे मैंने आप ही क्लास में लिया था, पोजीशन टाइम ग्राफ था, तो उसमें नेगेटिव टाइम दिया हुआ, तो सवाल आ जाए तो फिर उसको मान के कर लेना चाहिए कि तुमसे कुछ पूछ दे तो वहां पे ऐसा मत बोलना। लेकिन अगर ये पूछ दे कि ग्राफ पॉसिबल है या नहीं, तो नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है। और ये बच्चों बता दो, ये तीनों ग्राफ भी इम्पॉसिबल है। कोई वजह है बच्चों इसकी, अगर आप बता पाओ कि सर इस वजह से इम्पॉसिबल है तीनों ग्राफ? एक ही टाइम पे डिफरेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये जो आप दोनों ने बच्चों वजह बोली ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। एक और मैं आपको ऐड कर देता हूं कि देखिए बच्चों यहां पे आप इसका स्लोप अगर निकालेंगे, ठीक है, तो आपको आएगी वेलोसिटी, क्योंकि पोजीशन टाइम का स्लोप वेलोसिटी आएगा। और इसका स्लोप इनफाइनाइट है क्योंकि बच्चों एंगल 90 डिग्री है ना, तो हाँ, वेलोसिटी इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए कि एक्सेलरेशन इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है वो भी इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, या एक ही टाइम पे एक्सेलरेशन की इतनी सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा बच्चों आपको ग्राफ दिखा देता हूं, एक एक करके आप नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लीजिए। पहला ये तीनों पॉसिबल नहीं है। वॉइस का बच्चों इशू था तो वो रिजॉल्व हो गया है। पिछले वाले क्लास की शायद वॉइस नहीं आ पाएगी, लेकिन इस वाली क्लास से ऑनवर्ड्स आपको आवाज आएगी। हाँ हाँ, पिछले वाले की नहीं, इस वाले की ऑनवर्ड्स रहेगी। अब उसमें तो यार मुझे ऐसा बताया गया कि उसमें नहीं है, इसमें मुझे तुम लोगों ने बताया था तो मैंने उनको बोल दिया था टेक्निकल एरर है, वो आए थे वो सही कर दिया उन्होंने।
अब आ रही है आवाज। मैं समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन ठीक। नहीं नहीं यार, यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब पे एक कोई तो सीरीज थी यार, मैं नाम भूल गया हूँ यार। चलो बताता हूँ, मुझे याद आ जाएगी, उसमें मैंने पढ़ाया है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं था वो। मतलब नीट के 1-2 महीने पहले शुरू हुई थी, तो मैं बताता हूँ, मुझे नाम याद आ जाएगा। हाँ बोलो। नहीं, इनफाइनाइट नहीं हो सकती, इसीलिए वो ग्राफ इम्पॉसिबल है ना। हाँ, मैं सुन लिया हूँ बेटा, अब लेकिन यही सोच रहा हूँ कैसे पॉसिबल होगा। अरे वाह। नहीं भैया। हाँ बच्चों, नोट करिए जल्दी से, फिर सवाल करें। ठीक, ये सबने नोट कर लिया ना बेटा ये। चेंज करने के बाद ही क्यों बताते हो बच्चे तुम लोग। चलो अच्छा, अब ये वाला नोट करो, फिर दिखाऊंगा वो ग्राफ। एक एक लाइन में बच्चों रीजन भी लिख लेना कि क्यों पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने लिखा है स्पीड नेवर निगेटिव, वैसे आप डिस्टेंस के बारे में लिख लीजिएगा, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। आएगा ही टेस्ट में बेटा। ठीक है, अगला देखिए। हाँ हाँ, अगला नोट करिए। इसमें बच्चों दो रीजन है कि एक ही टाइम पे बहुत सारे पोजीशन है, एक ही टाइम पे इनफाइनाइट वेलोसिटी है, और एक ही टाइम पे इनफाइनाइट एक्सेलरेशन है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, नोट हो गया ना बच्चों सबको। करिए करिए, करिए जल्दी से बच्चों। हम्म। ब्रीफर में पढ़ाया था। देखिए बच्चों, अगला। ठीक है, कुछ सवाल कर लेते बच्चों इसी पे। देखो जल्दी से, द ग्राफ विच कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन इज। बच्चों इनमें से कौन सा ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आंसर आ जाए तो आप बता सकते हो। हाँ, थर्ड पॉसिबल नहीं होगा। वजह क्या है बच्चों इसकी, थर्ड क्यों नहीं पॉसिबल होगा। हाँ, एक ही टाइम पे दो पोजीशन हो जाती है, एक ही टाइम पे दो पोजीशन है बच्चों, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए। ठीक है, फर्स्ट वाला बच्चों हो जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि एक ही पोजीशन पे दो वेलोसिटीज पॉसिबल होना, एक ही पोजीशन पे दो वेलोसिटीज पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन किसी भी टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है। अरे तुम लोग जेई का क्वेश्चन बहुत देर से सॉल्व कर रहे हो। खैर, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब।
नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मोशन अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट मेन हेडिंग डालिए मोशन अंडर ग्रेविटी। बच्चों ग्राफ के मैंने जितने पॉसिबल सिनेरियो जो केसेस हो सकते थे सारे कर दिए। अब जिम्मेदारी आपकी है, जितनी बार रिवीजन करोगे, जितनी बार उन ग्राफ्स को देखोगे, उतने ज्यादा अच्छे होते जाओगे उनमें। चलिए बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी की कहानी समझते हैं। बच्चों इसमें कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बच्चों हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं, जबकि जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। बिल्कुल सही बात है, चेंज होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे किलोमीटर्स तक नहीं जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यू मीटर्स, है ना बच्चों, हम कुछ मीटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उतने मीटर की हाइट तक जो जी में चेंज है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग उसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। दूसरी बात बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जब तक कि सवालों में बोला ना जाए। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें वो बोल देगा कि अर्थ का एयर का रेजिस्टेंस भी कंसीडर करो, लेकिन वो सवाल में बोलेगा, तब आपको उसको अर्थ का एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर करना है। अगर नहीं बोला जा रहा है सवाल में, केवल ऐसा बोल देगा कि पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स, तो आपको अपने मन से कुछ भी कंसीडर नहीं करना है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स को ही कंसीडर करना है, ठीक है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में बच्चों किस टाइप के सिनेरियोस आप पढ़ोगे? फ्री फॉल, मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट लिया आपने, उसको ऊपर फेंक दिया, या ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, या ऑब्जेक्ट को एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फेंक दिया, वो सारी कैटेगरीज आएंगी मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल। जो फोर्स्ड मोशन होगा, है ना बच्चों, मतलब जो किसी और तरीके से कंस्ट्रेंट है, जैसे मैं लिफ्ट के अंदर एक बॉल लेके ऊपर जाऊं, ठीक है, अब वो बॉल खुद जा रहा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फ्री फॉल की कंडीशन नहीं है, फिर उसको हम लोग अलग तरीके से डील करेंगे। अच्छा एक चीज और बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मानना है, क्योंकि सारा डिस्कशन कुछ मीटर्स तक ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कुछ कंसीडर नहीं करना है। ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव करना चाहिए, केवल ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होना चाहिए और किसी तरीके से मूव नहीं करना चाहिए। उसके अलावा बच्चों और कुछ चीजें समझिए जरा, उसके अलावा और कुछ चीजें समझिए, क्योंकि बच्चों इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी और वन डायमेंशनल मोशन है, तो केवल वाई एक्सिस के अलोंग ही पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है। तो जिस समय पार्टिकल ऊपर जा रहा हो उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन ले लीजिएगा, जिस समय पार्टिकल नीचे जा रहा हो वो निगेटिव डायरेक्शन होगी। यानी बच्चों जहां से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है, जहां से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है वहां से ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे की तरफ निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई एक्सिस पे लगेगा, मतलब नीचे की तरफ लगेगा, और हमेशा बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जे कैप होगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों हमेशा माइनस जी लोगे आप, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। अब कई जगह बच्चों आप लोगों ने शायद पिछली क्लासेस में या जब छोटे थे तो आप पढ़ते थे कि यार जब बॉल को ऊपर फेंको तब जी को निगेटिव ले लो, और जब बॉल को नीचे फेंको तब जी को पॉजिटिव ले लो। देखिए बच्चों जी अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करता, आप बॉल को ऊपर फेंकिए तब भी जी नीचे ही लग रहा है, आप बॉल को नीचे की तरफ फेंक दीजिए तब भी जी नीचे ही लग रहा है। तो आप एक डायरेक्शन के साथ स्टिक रहिए और पूरे थ्रू आउट द चैप्टर ऐसा ही मानिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव है, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है। अब बाकी बच्चों देखो, चूंकि मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको कांस्टेंट बोला है, तो आपके पास जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगी। जैसे यहां पे मुझे लिखना होगा v बराबर u प्लस एटी, तो बच्चों बस एक ही जगह मैं रख दूंगा माइनस जी, ठीक है, एक ही जगह बच्चों मैं रख दूंगा माइनस जी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। और जब आप u या v में से जो चीजें रखेंगी तो बस आप इस चीज का ध्यान रखना कि अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लेना, अगर पार्टिकल नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो उसको नेगेटिव ले लेना, ठीक है। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वाली जो इक्वेशन होती है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी वैलिड है, बस एक ही जगह आपको क्या रख देना है माइनस जी, ठीक है। फिर से वही सिचुएशन बेटा,
अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका गया है तो यू पॉजिटिव ले लेना, अगर नीचे की तरफ फेंका गया है तो यू निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप किया गया है तो यू जीरो हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, यहां ए की जगह माइनस जी टी रखते जाता हूं। ठीक है, यू माइनस जी टी, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हो जाएगी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, तो बच्चों मैं यहां पे रख दूंगा माइनस जी एच। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, और यहां पे भी आप बच्चों एस की जगह आप एच रख सकते हैं। ठीक है, एच बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। उसके अलावा बच्चों जो हम लोगों ने और तीन इक्वेशन पढ़ी थी, इनके अलावा बच्चों और कौन कौन सी तीन इक्वेशन पढ़ी थी, किसी को याद है तो बोल दो। एस एवरेज, बिल्कुल, तो यहां पे बच्चों हाइट एवरेज लिख सकते हो, कितनी हो जाएगी 1/2 यू प्लस वी इंटू टाइम। ठीक है, और कौन सी पढ़ी थी बच्चों, किसी को याद है? हाँ, तो बच्चों एच एन, nth सेकेंड में ट्रेवल की गई हाइट, ये बराबर हो जाएगी यूटी प्लस हाफ, ए की जगह बच्चों रख दूंगा मैं, सॉरी सॉरी, हाँ, nth की सेकेंड में क्या हो जाएगी बच्चों, u प्लस ए बाई टू, तो माइनस जी बाई टू, ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा बच्चों, 2n-1। ठीक है, एक और इक्वेशन बताई थी अगर बच्चों याद हो तुम लोग को। हाँ, तो वहां पे बच्चों हम लोग लिख देंगे h बराबर vt माइनस हाफ, 80 था ना बच्चों, तो यहाँ पे माइनस जी टी स्क्वायर है। ठीक है, तो बच्चों जो 6 इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, वो सारी 6 की 6 इक्वेशन यहां पे भी वैलिड होंगी। बस आपको छोटी छोटी कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ऊपर वाली डायरेक्शन को बच्चों पॉजिटिव लेना है, नीचे वाली डायरेक्शन को निगेटिव लेना है। चूंकि जी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है तो उसको आपको हमेशा ही माइनस लेकर चलना है। क्या मेरी बात बच्चों आप सभी को समझ में आ गई है? ठीक है, बिना समय को गंवाए फटाफट से एक सवाल सॉल्व करते हैं, इन्हीं इक्वेशन पे बेस्ड है बच्चों, कुछ भी नई चीज नहीं लगेगी। बिना घबराए, बिना किसी हिचकिचाहट के आप सवाल सॉल्व करिए, और जिनका हो जाए बच्चों प्लीज दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। किसी का आया है बेटा? ओके, चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, और अगर मैं कोई ऐसी चीज यूज करूं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है तो आप मुझे रोक के बोल सकते हैं कि सर ये चीज का डिस्कशन नहीं हुआ था और ये क्यों आप कर रहे हैं। देखिए, सवाल में बोला गया पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बिल्डिंग है बेटा, इसके ग्राउंड फ्लोर पे कोई बैठा हुआ है। ठीक है, अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर अ बॉल ड्रॉप्ड
फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, तो बच्चों बिल्डिंग के रूफ से कोई बॉल को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड, यहां पे कहीं भी बच्चों विंडो है, ठीक है, और विंडो की हाइट गिवन है 1.5 मीटर। बोलिए बेटा। अच्छा, चलिए एक सवाल करा रहा हूं, थोड़ा देर देखिए आप। तो बच्चों आपने रूफ के टॉप से एक बॉल को ड्रॉप करा, और ये विंडो की हाइट 1.5 मीटर है, बॉल नीचे ट्रेवल कर रही है। सवाल में बोला गया है कि विंडो को क्रॉस करती है वो 0.1 सेकेंड में, ठीक है, मतलब बच्चों बॉल का यहां से यहां तक का जो सफर है उसमें 0.1 सेकेंड लगता है, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। यहां पे बच्चों बॉल की वेलोसिटी पूछ दी है, तो मैं यहां पे इसको यूज बोल देता हूं बच्चों, है यहाँ पे कुछ स्पीड है, मतलब यहां ड्रॉप किया गया, ड्रॉप करते करते यहां स्पीड कुछ हुई होगी, और वही स्पीड बढ़ते बढ़ते यहां पे बढ़ के कुछ v हो गई होगी, ओके। बोला गया सवाल में कि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए। बच्चों तुम लोग खुद ही देखना आंसर करोगे। एक सवाल है मेरे पास जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे लगानी है, क्या क्या पता है, s पता है, a पता है, t पता है, u निकालना है, बता दो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो। नहीं बेटा, गलत जवाब। क्या बेटा ये वाली यूज करना सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, बोलिए। क्यों यूज कर रहे हैं, टाइम पता है, एस पता है, ए पता है, यू ही तो निकालना है बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। जब भी समय दिया हो, दो पहली दो इक्वेशन, जब समय का जिक्र ना हो तो आखिरी वाली इक्वेशन, है ना। इन तरह के सवालों में बच्चों घुमा फिरा के आपसे वो यही तीन चार इक्वेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो कई बार आपको टाइम देंगे, कभी फाइनल, आपको काम होके शांति से बस यही सोचना है कि हमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, बस। तो ए पता है, एस पता है, टी पता है, यू पूछा है बच्चों, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। बोलिए क्लियर है क्या मेरी बात। अब एस बराबर देखिए, अच्छा बच्चों थोड़ा सा इसमें आप लोग का ध्यान देना पड़ेगा, जो मैंने समझाया वही आपको यूज करना है। बेटा जब ये पार्टिकल यहां से इस तरह से इधर ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ बच्चों मुझे पॉजिटिव रखना चाहिए निगेटिव रखना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, क्यों, क्यों बेटा, नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अगर पार्टिकल आप, मैं भी अभी आपको ये सारे सवाल फिर से कराऊंगा, है ना, जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं चीजें फिर से करेंगे, केस बाय केस करेंगे, लेकिन अगर आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका होता, अगर ये ऊपर जा रहा होता, ये इनिशियल पोजीशन होती और ये फाइनल पोजीशन होती, तो क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट ये होता, अगर ऊपर की तरफ फेंकते तो उस केस में क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेते। यहां पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि पार्टिकल नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों मैं रखूंगा -1.5। क्या मेरी बात सभी सारे बच्चों को समझ में आई है। और u की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, निकालना है। टाइम की वैल्यू गिवन है 0.1 सेकेंड। अच्छा, हाफ a की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए बोलिए बेटा, -10, ठीक है। और टी स्क्वायर बेटा 0.1 का स्क्वायर तो 0.01 हो जाएगा। बोलिए बच्चों बात सही है। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, -1.5 बराबर u इंटू 0.1, देखिए ये 5 होगा, है ना, तो -0.05 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर ले आइएगा बच्चों, तो -1.5 प्लस 0.05 बराबर u इंटू 0.1 हो जाएगा। बच्चों अगर 1.5 में से 0.05 को माइनस करेंगे तो -1.45 बचेगा। घटेगा ना बच्चों, साइन अलग अलग है, ये 0 u इंटू 0.1 हो जाएगा। अगर यहां से बेटा आप u की वैल्यू निकालिएगा तो -1.45 डिवाइड बाय 0.1 हो जाएगा, तो -14.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या बच्चों निगेटिव आंसर आना लॉजिकल है या निगेटिव नहीं आना चाहिए था। क्यों निगेटिव क्यों आना चाहिए बेटा। पार्टिकल नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, हाँ, इसलिए v u निगेटिव आना चाहिए। देखिए अगर आप बच्चों v भी निकालेंगे तो v भी क्या निगेटिव ही आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। बोलो क्लियर है। चलिए कितने बच्चों ने खुद सॉल्व करके निकाल लिया था दूसरा ऑप्शन, हाथ उठा दो।
बहुत बढ़िया। हाँ तो माइनस नहीं, अगर दो ऑप्शन देता मेरे पास +14.5 -14.5 तो मैं माइनस चेक करता। अब एक ही ऑप्शन है तो हाँ ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा कई सवालों में बोलता है, सही बात। राइट राइट। ठीक ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो देखिए बेसिक जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है ना बेटा, v बराबर u प्लस एटी, एच बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस। हाँ हाँ देखिए सवाल में कहा गया है कि एक पर्सन ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग से नोटिस कर रहा है कि एक विंडो है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। उस बिल्डिंग के रूफ पे से एक बॉल को छोड़ा गया है, बॉल नीचे आ रहा है और उस विंडो की शुरुआत से लेकर अंत तक, मतलब विंडो की हाइट 1.5 मीटर है, वहां से लेकर विंडो के खत्म होने तक उसको क्रॉस करने में 0.1 सेकंड लगता है। तो बताना है कि जब वो विंडो के बिल्कुल शुरुआत में है ना, टॉप ऑफ द विंडो पे है बॉल, उस समय उसकी स्पीड कितनी है। तो देखिए एस गिवन है ना, यहां से यहां तक का ड्यूरेशन गिवन है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, और आपसे पूछा गया इनिशियल स्पीड बता दीजिए, है ना। तो सारी चीजें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, और आपसे पूछ दिया गया है इनिशियल स्पीड। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। हम्म, हम्म। अब बच्चों जो मैं इसके बाद आपको केसेस कराने वाला हूं ना एक एक करके, वो सारे केसेस इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही बेस्ड हैं, और वो सारे केसेस मैं अगर नहीं भी बताऊं तब भी आपसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बार आपको जल्दी से ओवरव्यू करा के सवाल प्रैक्टिस कराता हूं। जैसे देखिए बच्चों ये पहला केस, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए ग्राउंड पे कोई इंसान है ना, उसने बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है, मान लीजिए कुछ स्पीड यू से, ठीक है बेटा, कुछ स्पीड यू से बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है। एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों माइनस जी लेंगे, है ना। अब हमें कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है। जैसे पहली चीज जो बच्चों हमको कैलकुलेट करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया बच्चों, कितनी देर वो हवा में रहेगा, ये निकालना है। और दूसरा चीज बच्चों जो हमको बहुत बार पूछी जाती है, वो पूछी जाती है मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा, वो निकालना है। जब पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया तो उसकी उसका मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा, उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी। ध्यान से देखिए बेटा, तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट पहुंचा, और फिर वहां से नीचे ऐसा वापस आ गया, ठीक है, तो इस पूरे ड्यूरेशन में जितना टाइम खर्च हुआ है वो कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बच्चों पार्टिकल जिस पोजीशन से गया था ऊपर, वापस उसी पोजीशन में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही बेटा, जहां से पार्टिकल शुरुआत किया था वापस वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। आपने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है बच्चों, तो इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, ठीक है। टाइम हमें निकालना है कितनी देर तक हवा में रहेगा, प्लस हाफ ए की वैल्यू है बच्चों माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है। बोलिए बच्चों बात सही है। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो दिख रहा होगा कि हाफ जी टी स्क्वायर को इधर ले आइए, तो हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यूटी हो जाएगा, टी से टी को कैंसिल कर दीजिए, टाइम बराबर आ जाएगा 2u/g। 2u/g मतलब बच्चों इतना ड्यूरेशन लगेगा पार्टिकल को आपने फेंका था वापस उसी पोजीशन पे आने के लिए। उसके अलावा इस टाइम में बच्चों जितना टाइम पार्टिकल को ऊपर जाने में लगेगा, उतना ही टाइम पार्टिकल को नीचे आने में भी लगेगा। तो अगर u/g ऊपर जाने में लग रहा है, तो बच्चों u/g उसको नीचे आने में भी लगेगा। तो यहां से यहां तक आधी जर्नी का टाइम u/g, और फिर आधी जर्नी का टाइम u/g, ठीक है, बराबर होंगे। बच्चों एच मैक्स के लिए तुम लोग सॉल्व करके जरा मुझे बता दो रिजल्ट।
सारे बच्चे एच मैक्स के लिए सॉल्व करिए एक बार, तो इसको नोट करके फिर एच मैक्स के लिए सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है। बच्चों एच मैक्स के लिए मैं लिख रहा हूं, एच मैक्स के लिए फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर यू स्क्वायर, ए की जगह माइनस जी, और एच की वैल्यू निकालनी, सॉरी, तो यहां से बच्चों एच की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g। तो मैक्सिमम हाइट बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी यू स्क्वायर के, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई 2g। बच्चों लिख लेना तो बताना फिर। गुड। बच्चों ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, लिख लीजिएगा कि ऊपर अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी का टाइम बराबर होगा, दोनों u बाई जी के बराबर होंगे। और देखिए बच्चों, पार्टिकल को आप जिस स्पीड से ऊपर फेंकेंगे ना, ठीक है, ग्राउंड पे टकराते समय उसकी स्पीड नीचे की तरफ उतनी ही होगी। जो जितनी स्पीड से आप पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से आप ऊपर फेंके, ठीक है, ऊपर गया वापस से ग्राउंड पे आएगा, तो ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। कैसे बोल रहे हैं सर? एनर्जी कंजर्वेशन। आप कुछ एनर्जी से ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल गई वापस से, क्योंकि हम लोग एयर ड्रैग और फ्रिक्शन ये सब कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो जिस स्पीड से फेंकेंगे वापस से ग्राउंड पे टकराने से जस्ट पहले उतनी ही स्पीड होगी। ठीक है बच्चों, ये मेरी बात समझ में आई जो मैंने अभी आपको बोला है? हाँ, लिख लीजिए। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बॉल just before hitting the ground। speed of projection, speed of projection is equal to, speed of projection is equal to speed of the ball just before hitting the ground। मतलब ग्राउंड को हिट करने से पहले की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के बराबर होगी। बच्चों वेरी गुड, एक और इंटरेस्टिंग चीज सुन लीजिए बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए। जैसे आप मान लीजिए कुछ दूरी के ऊपर, जैसे मान लीजिए बच्चों एक कोई भी हाइट ले लूं, है ना, जो कि मैक्सिमम हाइट से छोटी है ऑब्वियसली, तो मान लीजिए बच्चों मैं कोई एच डैश ले लेता हूं, एच डैश पे मान लीजिए बच्चों बॉल की ऊपर जाते वक्त स्पीड, एक समझाने के लिए कोई वैल्यू लेता हूं, 5 मीटर पर सेकंड है, तो जब बॉल लौट के वापस उसी हाइट पे आएगी ना बच्चों, तो नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आप समझ पाए जो मैंने बोला है अभी आपको? आप, मैं फिर समझाता हूं, चलिए एक इस स्लाइड में जो कुछ लिखा था आपने लिख लिया ना बच्चों सब? ठीक, तो मैं एक स्लाइड लेता हूं, मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए बेटा जैसे आपने बॉल को प्रोजेक्ट करा, ठीक है ना, आपने बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से,
अगर बच्चों मैं बॉल को ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए, मुझे बताइए बच्चों बॉल कितना मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा? सारे बच्चे आंसर बताइए। 2 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड? ऐसे आंसर नहीं करिए बेटा। कितना? 2 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर बच्चों। यू स्क्वायर बाई 2g, यू का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 400 हो जाएगा, और 2g का मतलब 20 हो गया, आंसर आएगा 20 मीटर। ठीक है बेटा। तो जैसे मान लीजिए आपने बॉल को प्रोजेक्ट करा, ध्यान से सुन लीजिएगा, बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, बॉल मैक्सिमम हाइट गई 20 मीटर, ठीक है, ये मान लीजिए बॉल की ये मैक्सिमम हाइट हो गई 20 मीटर। उसके बाद बॉल नीचे आएगी, तो किसी हाइट पे जो कि मैक्सिमम हाइट से कम है, मान लीजिए मैं ये हाइट सेलेक्ट कर लेता हूं, मान लीजिए 8 मीटर, रैंडम हाइट, तो 8 मीटर ऊपर जाते वक्त मान लीजिए बॉल की स्पीड 8 मीटर पे कुछ है, मान लीजिए मैं x बोल देता हूं, कुछ है ना, जाते वक्त ऊपर। तो जब वो लौटते वक्त वापस से बच्चों 8 पे पहुंचेगी ना, उसके पास नीचे की तरफ उतनी वेलोसिटी हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? तो 8 मीटर पे ऊपर जाते वक्त मान लीजिए x है, तो उसी 8 मीटर पे नीचे आते वक्त भी x ही होगी। क्लियर है? ठीक, यही बताना चाह रहा था, इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, इसी सवाल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट बता दीजिए तो कितना होगा? इसी सवाल के लिए 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका गया है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड। ठीक है, 2u/g फॉर्मूला लगाया होगा बेटा आप सभी ने, है ना? 2u/g 4 सेकंड आएगा बच्चों, है ना? तो ऊपर जाने के लिए समय कितना लगेगा? मान लीजिए 4 सेकंड पूरी जर्नी का समय हो गया, ऊपर जाने के लिए कितना समय लगेगा? और ऊपर से नीचे आने के लिए? ठीक है, चलिए अगला केस। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, सम हाइट, मान लीजिए बच्चों ये बिल्डिंग है और किसी पार्टिकल को हम लोग डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, विद स्पीड u, मान लीजिए बच्चों हाइट h है, ठीक है। ड्रॉप का भी केस कराऊंगा मैं, एक एक करके सारे केसेस कराऊंगा। तो पहले ऊपर फेंक दिया, अब मान लो किसी हाइट h से नीचे की तरफ फेंक देते हैं विद स्पीड u, और आपसे समय पूछ लिया जाए कि बताओ कितने टाइम पे बॉल हिट करेगी ग्राउंड पे, आपसे स्पीड पूछ लिया जाए किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगी बॉल, ठीक है, यही दो कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो बच्चों देखिए जरा आपको कैसे सॉल्व करना होगा। अगर किसी हाइट h से आपने बॉडी को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है, तो टाइम कैलकुलेशन के लिए देखिए आपको कैसा करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों बॉल शुरू कर रही है यहां से, है ना, और नीचे की तरफ जा रही है, तो फाइनल पोजीशन बॉल की यहां होगी। बच्चों मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह बच्चों मुझे h प्लस रखना चाहिए या माइनस h रखना चाहिए इस सिचुएशन के लिए? माइनस एच रहेगा बच्चों, ये चीज का ध्यान रखना। अगर यहां पे गड़बड़ हो गई ना, अगर आपने डायरेक्शन सही से नहीं लगाया तो फिर गलत हो जाएगा। और एक चीज और, हर जैसे सबके पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, मेरा तरीका यही है कि एक को आप हमेशा माइनस ही रखिए और बाकी सारी चीजें डायरेक्शन के साथ रखिए। अगर आप दूसरी चीज के साथ कंफर्टेबल हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको पहले से कंफर्टेबल है तो आप उसके साथ रह सकते हैं, बाकी आप इसको फॉलो करके भी चलिए तो होगा। मिक्स मत करना
कि कुछ सवाल मैं इस तरह से कर लूं, कुछ सवाल मैं सर की तरह से कर लूं, तो फिर वो बच्चों गड़बड़ हो जाएगा। एक ही चीज डिसाइड करना और उस पर स्टिक रहना। तो यहां पे बच्चों h की वैल्यू माइनस एच होगी। अब पार्टिकल को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया बच्चों, तो u प्लस लेना चाहिए, माइनस लेना चाहिए, माइनस यू इंटू टी। चलिए, प्लस हाफ a की वैल्यू कितना लेना चाहिए बच्चों, माइनस जी टी स्क्वायर। बोलो बच्चों, क्लियर है बात? अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा, टाइम की जो भी वैल्यू आएगी, पूरा सॉल्व तो जो वैल्यूज होंगी तभी कर पाएंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, और पूरा सॉल्व करने के बाद जो बच्चों आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। दूसरा चीज, किस स्पीड से पार्टिकल जाके हिट करेगा ग्राउंड को। देखिए बच्चों, मैं लिख रहा हूं, फिर से जरा मदद करना तुम लोग। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना चाहिए? यू पता है, एच पता है, ए पता है, वी पूछा गया है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। ठीक है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है बच्चों। यू स्क्वायर चूंकि माइनस में भी रखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, और ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू रखेंगे बच्चों माइनस जी, है ना, और एच बच्चों प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे, एच माइनस एच रखेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद जो v की वैल्यू आएगी वो होगी स्पीड ऑफ इंपैक्ट, जिससे पार्टिकल जाके ग्राउंड पे टकराएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर सवाल करेंगे। क्या बेटा, क्या नहीं समझ में आया आपको? अरे भैया अच्छा ठीक, चलो पूरा मैं फिर से समझाता हूँ। बातें नहीं करी बेटा। गर्मी यार हर जगह बच्चे। कहाँ पे? अरे हाँ यार, गर्मी का तो क्या ही कर सकते हैं। क्यों? नहीं नहीं, ध्यान रखिए भाई तबीयत का। ये तुम सरकास्टिक वे में बोल रहे हो बेटा, ये सच में बहुत तेज चल रहा है। अच्छा, चलिए बच्चों, नोट कर लिया क्या आप सबने? ठीक, लिखिए बेटा, एक सवाल लिख लीजिए इसी में। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड, particle is projected downward with a speed of 20 meter per second if height of the building is 60 meter. If height of the building is 60 meter, find find time taken to hit the ground. Find time taken to hit the ground
सेकेंड पार्ट बच्चों, स्पीड ऑफ इम्पैक्ट। सेकेंड पार्ट बिल्कुल कर देते हैं मैडम, लिखिए। अ पार्टिकल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स with a speed of 20 meter per second from the top of a building of height 60 meter. Find time taken by the ball to hit the ground. दूसरा पार्ट स्पीड ऑफ इम्पैक्ट। तो बच्चों इन शॉर्ट अगर मैं सवाल बताऊं तो देखो, ये 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर दी हुई है, जी की वैल्यू को आपको 10 लेकर चलना है और बताना है कितने समय में ग्राउंड को हिट करेंगे, क्या क्या कैलकुलेशन है। ओके okay? बच्चों आपको इस वाले स्लाइड में लिखे हुए कोई फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, आपको केवल इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखने हैं बस, और फिर बाकी दिमाग लगा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके वेलोसिटी 40 आ रहा है, टाइम ओके। सबका हो गया बच्चों सॉल्व करके? छुट्टी हो गई गर्मी की वजह से? मतलब आपके सेंटर की बेटा, या मतलब आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि मतलब स्कूलों की छुट्टी हो गई, कैसे? हमारे सेंटर की हुई, आपने नेट निकाल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए बच्चों मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इस सवाल को, देखिए। चलिए राजा बेटा समझा देते हैं कॉन्सेप्ट में, माइक रखे रहिएगा अपने पास बस। ये वाली इक्वेशन आपको पता है बेटा? ये वाली, इतना समय ना लगाओ राजा इसको बोलने में। हाँ इतना समय नहीं लगता बेटा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब जैसे पार्टिकल को आपने यहां से रिलीज किया या नीचे की तरफ फेंका है, तो यहां शुरुआत कर रहा है पार्टिकल, यहां पे जाके ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो पार्टिकल का नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ है मतलब माइनस एच, ठीक है। तो एस की जगह हम लोग रख देंगे माइनस एच, ठीक है। यू चूंकि नीचे की तरफ फेंका है, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए माइनस यू टी। ए की वैल्यू जो है माइनस जी होगा, क्यों? क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, इसलिए ए की जगह बेटा माइनस जी रख रहे हैं, टी स्क्वायर। अब इसको रखने पे क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, टाइम की वैल्यू आएगी, जैसे अभी ये सवाल मैं करवाने वाला हूं। बोलिए बेटा। राइट, एब्सोल्युटली, वेरी गुड वेरी गुड। अब वेरी गुड, सही। टू और स्पीड कितनी है बेटा? ठीक 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 ठीक। चलिए बच्चों मैं थोड़ा सा सवाल सॉल्व कर देता हूँ पिछला वाला। जैसे यहाँ पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, और बिल्डिंग की हाइट बच्चों दे दी है 60 मीटर, ठीक है, और जी बोल दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल में पूछा गया कितने टाइम के बाद हिट करेगा, तो बच्चों एच एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। एस की वैल्यू बच्चों -60, यू नीचे की तरफ फेंक रहा है तो बच्चों -20 लेना पड़ेगा, टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू बच्चों -10 लेंगे, क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ही है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो -60 बराबर -20t, और ये -5t स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों पूरे साइड निगेटिव से मल्टी या 5 से सिंप्लीफाई कर दो, 5 4 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों -12 बराबर -40 -t स्क्वायर। इन दोनों को इधर ले आओ बेटा, तो टी स्क्वायर प्लस 40
और -12 बराबर 0। तो आप इसको या तो बच्चों आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला, या स्प्लिटिंग द मिड टर्म, तो घटाने पे आना चाहिए, तो 6 और 2 बन जाएगा बेटा, तो t² + 60 - 2t - 12 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से t की वैल्यू कॉमन लेंगे तो t + 6 बच जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो t + 6 बराबर 0। तो टाइम के 2 रूट आएंगे बच्चों, एक t -6 आएगा और एक t बराबर +2 आएगा, है ना बच्चों। t + 6 कॉमन लेंगे तो 2 वैल्यूज आएंगी, -6 पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नहीं हो सकता, 2 ही वैल्यू लेकर चलेंगे, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद पार्टिकल जाके ग्राउंड को हिट कर देगा। उसके बाद बच्चों किस स्पीड से पार्टिकल जाके हिट करेगा वो निकालना है, तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब समय आ चुका है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो v बराबर u, u है बच्चों -20, a की वैल्यू है -10 और टाइम की वैल्यू गिवन है 2। तो बच्चों ये आ जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड। कितने बच्चों के दोनों आंसर सही थे, एक बार हाथ उठा दो बेटा। वेरी गुड। आई नो तुम लोग थोड़ा सा थक गए हो, मैं बिल्कुल समझता हूँ बच्चों, क्योंकि आसान नहीं होता है 6-6 घंटे एक साथ पढ़ना, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। लेकिन किसी भी चीज को बच्चों हम लोग लाइटली नहीं ले सकते, तो अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, बिल्कुल बताइए, ठीक है। लिख लीजिएगा तो बच्चों बताइएगा, फिर अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक। अगला कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर हम ऑब्जेक्ट को अब नीचे की तरफ थ्रो नहीं कर रहे हैं, केवल एक एक पोजीशन से केवल ड्रॉप कर दे रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे, थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों। देखो ज्यादातर चांसेस बनेंगे कि ड्रॉप वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपको। ड्रॉप वाले क्वेश्चन पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, मतलब बहुत सारे सवाल बनते हैं ड्रॉप वाले क्वेश्चन पे। सिरसा पाठशाला माइक ऑफ कर लीजिए। मान लीजिए बच्चों एक h हाइट की बिल्डिंग है, वहां के टॉप से आपने बॉल को रिलीज करा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g है, ठीक है। तो कुछ जैसे आप ड्रॉप कर रहे हो, तो बच्चों पहली चीज जो हमें निकालना है, टाइम निकालना है जिसके बाद पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। तो टाइम निकालना है जिसके बाद पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, और दूसरा निकालना है बच्चों स्पीड ऑफ इंपैक्ट, कि कितनी स्पीड से हिट करेगा, ठीक है। तो पहले बच्चों टाइम निकालना है, तो आप s बराबर ut + ½ at² यूज कर सकते हैं, ठीक है। s की वैल्यू बच्चों -h बराबर u 0, क्योंकि ड्रॉप कर रहे हो, हाफ a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -g इंटू t²। तो यहां से बच्चों देखो -h बराबर -½ GT² आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, t की वैल्यू आ जाएगी √2h/g, ठीक है बच्चों। ये वो ड्यूरेशन होगा, t बराबर √2h/g, ये वो टाइम होगा जिसमें पार्टिकल बिल्डिंग के टॉप से ग्राउंड को हिट करेगा। और बच्चों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, याद होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड इट विल बी √2h/g। किस स्पीड से हिट करेगी बच्चों वो भी निकालना बहुत आसान है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, v² बराबर u² + ट्वाइस ऑफ as। v² की वैल्यू मुझे चाहिए, u² तो 0 है क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं, a की वैल्यू बच्चों -g और s है बच्चों -h, मैं यहाँ पे -g ही लिखता हूं। तो बच्चों यहां से v बराबर आ जाएगा √2gh, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड स्पीड ऑफ इंपैक्ट, ये दो वैल्यूज हैं, दोनों के रिजल्ट सुपर इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारे सवाल मिलेंगे। पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ देगा,
स्पीड ऑफ इम्पैक्ट पूछ देगा तो आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। बोलिए बेटा। इस वाले केस में देखिए ना बेटा, नीचे की तरफ स्पीड दी गई है, जो पिछले वाला केस था उसमें नीचे की तरफ फेंका है। ठीक है, नीचे की तरफ ऐसा बॉल पकड़ के फेंका है, कुछ इनिशियल स्पीड दी है। और इस वाले केस में इनिशियल स्पीड नहीं गिवन है, इस वाले केस में बस पार्टिकल को ऐसे पकड़ के रिलीज कर दिया गया है। समझ में आ रहा है अंतर? हम्म। बच्चों लिख गया? बोलिए बेटा। अब देखो, आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि जब आप स्क्वायर रूट लेते हो ना, तो दोनों वैल्यूज मिलती हैं, प्लस माइनस, है ना? जैसे माइनस, हाँ बोलिए। नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें फेंक रहे हैं नीचे। देखिए, ड्रॉप करना और फेंकना दोनों में अंतर है। फेंकते हैं नीचे की तरफ कुछ स्पीड देके, जैसे ये देखिए, नीचे की तरफ स्पीड देके, ये देखो नीचे की तरफ स्पीड। इससे भी पहले, इससे पहले तो ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, वो केस ही अलग था। नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, तो स्पीड देके फेंक रहे हैं, तो फिर आपको पूरा इक्वेशन लिख के क्वाड्रेटिक बन के सॉल्व करना पड़े। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो उसमें मैंने, हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? हाँ तो बेटा यहां पे ना, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, उस समय उसको यू माना है। ड्रॉप कर रहे हैं तो मतलब इनिशियल इस पॉइंट पे देखे तो इनिशियल स्पीड 0 ही है। ठीक है, बट हमें स्पीड, देखो आप सवाल पढ़ो कहां पे निकालना है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो, मतलब इस पॉइंट पे जब है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो मुझे इतने पॉइंट, इतने पोर्शन ऑफ मोशन को ही कंसिडर करना था कि, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी यू हो जाएगी, यहां पे फाइनल वेलोसिटी वी हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, हालांकि वो ड्रॉप ही किया गया है, बट जब हम मोशन को देखना शुरू करेंगे, मतलब जिस पोर्शन के लिए सॉल्व करेंगे, तब तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड हो गई है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हम्म, चलिए। मैक्सिमम हाइट पे बिल्कुल जीरो हो जाती है। बच्चों नोट हो गया ये? चलिए, हाँ, बेसिक बेसिक से कुछ सवाल कराता हूं बच्चों, लिखिए। एक सेकंड ना बच्चों, मेरे मेरे पास एक इस पे अच्छा सवाल है, बस एक मिनट दे दीजिए मुझे, मैं बताता हूं आपको। करिए बच्चों। जो जिनका भी आंसर आ जाए आप बता सकते हो। तो पिछला कॉन्सेप्ट बताया बच्चों, उसके अलावा कुछ भी नया नहीं है। तो आप इस चीज को आराम से पढ़ो, जो मैंने समझाया है अभी पिछला कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड है।
बच्चों सवाल मुश्किल लग रहा है क्या बहुत? मैं समझा दूं बच्चों? ठीक है, मैं समझा दूं। देखिए बच्चों, कोई बात नहीं, बस फोकस करिए, और कोई भी ऐसी चीज मैं यूज करूं जो मैंने आपको नहीं बताई है तो आप मुझे बता सकते हो बिल्कुल कि सर ये तो नहीं करा था, सवाल कैसे आ गया। देखिए, पी क्यू आर इन अ वर्टिकल लाइन सच दैट पी क्यू बराबर क्यू आर, अ बॉल एट पी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली विद इनिशियल स्पीड। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे एक बॉल को हम लोगों ने फ्रीली मतलब जस्ट रिलीज किया है, ठीक है। कैसे पता? इज अलाउड टू फॉल फ्रीली विद जीरो इनिशियल स्पीड, सवाल में बता दिया बच्चों क्लियरली। बीच में कहीं पे पॉइंट क्यू है और फिर लास्ट में पॉइंट बच्चों आर है, और सवाल में बता दिया गया कि ये हाइट एच है और ये भी हाइट एच है। कैसे सर? पी क्यू बराबर क्यू आर, तो पी क्यू बराबर क्यू आर, ठीक है। फिर क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ द टाइम्स डिसेंट थ्रू पी क्यू एंड क्यू आर इज, तो पी क्यू और क्यू आर में जो टाइम डिसेंट है उसकी रेशियो बताना है। तो बच्चों, मैं अगर ये आपसे पूछूं कि पी से क्यू आने तक कितना समय लगा होगा, क्या मुझे कोई बच्चा आप में से आंसर कर सकता है? पी से क्यू तक आने में कितना समय लगा होगा? कोई बच्चा आपसे? अंडर रूट टू एच बाई जी। बोलो बच्चों, सही लिख रहा हूं ना? ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे देखो टाइम क्यू से आर तक निकालना है, ठीक है, तभी मैं रेशियो ले पाऊंगा। लेकिन मुझे फॉर्मूला तो पूरी हाइट का पता है कि जहां से रिलीज किया है वहां से पूरा एच हाइट तक का मुझे फॉर्मूला पता है। तो मैं एक चीज सोचूंगा कि यार एक काम करते हैं, मैं पी से लेकर आर तक का टाइम तो निकाल सकता हूं ना, तो पी से आर तक के समय में से पी से क्यू तक का समय घटा दूंगा, तो क्या क्यू से आर तक का समय आ जाएगा? बोलो बेटा। पूरी जर्नी के समय में से इतना वाला हिस्सा घटा दूंगा तो ये वाला आ जाएगा, है ना। तो देखिए जरा, टी क्यू आर कैसे निकालूंगा, तो टी पी आर, पी से लेकर आर तक का बच्चों जो समय होगा, क्या वो अंडर रूट ऑफ टू एच बाई जी होगा बेटा? एच की जगह टू एच रखेंगे क्योंकि टोटल हाइट है, और पी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट टू एच बाई जी। सही लिख रहा हूं ना? तो देखिए टाइम क्यू आर कितना हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट टू एच बाई जी कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ टू एच बाई जी कॉमन लेंगे तो रूट टू बच जाएगा बच्चों, और माइनस वन बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये टू एच बाई जी ये चीज कॉमन आ जाएगी, इसमें रूट टू बचेगा केवल, और ये पूरी चीज कॉमन आ गई तो उसमें माइनस वन बचेगा। तो जब आप रेशियो लेंगे बेटा, पी क्यू इज टू क्यू आर, तो पी क्यू के लिए बच्चों देखिए अंडर रूट टू एच बाई जी है, और क्यू आर के लिए बच्चों अंडर रूट टू एच बाई जी, और ब्रैकेट के अंदर देखिए रूट टू माइनस वन, तो बच्चों ये दोनों कैंसिल होगा, तो टाइम पी क्यू इज टू टाइम क्यू आर बराबर वन डिवाइडेड बाई रूट टू माइनस वन। सेकेंड वाला ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। बेटा समझ में आया है? कोई बात नहीं, सॉल्व नहीं हुआ, इट्स ऑल राइट, बट क्लियर तो हुआ है ना कि क्या कर रहे हैं हम लोग? ठीक, नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। गुड, ठीक। चलिए बच्चों, अब यहां से मैं आगे का डिस्कशन आपको अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। हाँ, नोट कर लीजिए, और बच्चों थोड़ा सा सुनिए, आप तबीयत का थोड़ा ध्यान रखिए, गर्मी सच में बहुत है, और पानी ढेर सारा पीजिए, और जितना हो सके भाई धूप ऊप में मत निकलिए, ठीक है, कपड़ा उपड़ा सब बांध के निकलिए धूप में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, थैंक यू बेटा, बाय बेटा, बाय बाय।